हेलो। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 11th का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिससे नीट और जेईई के एग्जामिनेशन में हर बार क्वेश्चन आते हैं। इसका नाम है हाइड्रोजन परऑक्साइड। इस लेक्चर में जो हमारा मेन फोकस होगा वो होगा वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, जिसे आप सीखेंगे मात्र 2 सेकंड में निकालना। इसके साथ साथ हम देखेंगे H2O2 की प्रिपरेशन और उसकी प्रॉपर्टीज। अक्सर एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन आता है, फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ 30 वॉल्यूम H2O2 या 10 वॉल्यूम H2O2। तो आइए देखते हैं इसका मतलब क्या होता है। H2O2 बच्चों एक ऐसा कंपाउंड है जो ऑटो ऑक्सीडेशन पर आपको देगा H2O और साथ में O2। तो अगर हम बात करेंगे 30 वॉल्यूम H2O2 का, इसका मतलब है ये है कि अगर आप 1 लीटर H2O2 लेते हैं तो उससे आपको मिलेगा 30 लीटर O2 एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। सेम अगर 10 वॉल्यूम H2O2 होगा मतलब 1 लीटर H2O2 से आपको मिलेगा 10 लीटर O2 एट NTP। तो बच्चों अगर आपको वॉल्यूम स्ट्रेंथ गिवन है और आपको मोलैरिटी पता करना है तो आप उस वॉल्यूम स्ट्रेंथ को, मान लीजिए 30 वॉल्यूम है तो उसको आप डिवाइड कर देंगे 11.2 से, और अगर आपको नॉर्मेलिटी पता करना होगा तो जो भी आपको वॉल्यूम दिया रहेगा H2O2 का उसे आप डिवाइड करेंगे 5.6 से। और इस लेक्चर में अभी हम ऐसे बहुत सारे फॉर्मूलाज देखेंगे और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी। तो आइए हम शुरू करते हैं। हाइड्रोजन परऑक्साइड लेबोरेटरी का एक बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल कंपाउंड जिसका यूज़ हम एज एन एंटीसेप्टिक करते हैं जर्म्स को किल करने के लिए, और साथ में जो हमारे पुराने पेंटिंग्स होते हैं उसके ऊपर क्या होता है, ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स आ जाते हैं, उस स्पॉट्स को रिमूव भी करने के लिए हम यूज़ करते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड का, जो कि एक एंटी क्लोर एजेंट है। ये क्लोरीन को रिमूव करता है। तो आइए बच्चों अब हम बात करेंगे हाइड्रोजन परऑक्साइड की। हाइड्रोजन परऑक्साइड एक ऐसा कंपाउंड होता है जिसमें आपको ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड देखने को मिलता है, और ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो इस कंपाउंड में वो -1 होता है, और इसी के वजह से इसका नाम रखा गया है परऑक्साइड यानी ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज। तो आइए अब हम बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड। देखिए इसके प्रिपरेशन का जो फर्स्ट मेथड है वो ये है कि अगर आपने हाइड्रेटेड बेरियम परऑक्साइड लिया है, हाइड्रेटेड बेरियम परऑक्साइड यानी कि BaO2, और इसको आप रिएक्शन कराएं या तो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ या तो फॉस्फोरिक एसिड के साथ, तो उस कंडीशन में आपको मिलेगा प्योर सॉल्यूशन ऑफ H2O2, क्योंकि इसके साथ जो बाई प्रोडक्ट के रूप में बेरियम सल्फेट मिलता है उसे हम फिल्टर करके रिमूव कर सकते हैं। लेकिन आपको बच्चों इस बात का ध्यान देना होगा कि ये जो आप रिएक्शन कराएंगे आप बेरियम सल्फ परऑक्साइड का हाइड्रेटेड लेंगे कंपाउंड। हाइड्रेटेड का मतलब उसके साथ वाटर के मॉलिक्यूल अटैच्ड होने चाहिए। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, अगर हम एनहाइड्रस बेरियम परऑक्साइड लेते हैं बच्चों तो उसके साथ साथ जब रिएक्शन स्टार्ट होगा तो वो एक कोटिंग बना लेगा, मतलब हाइड्रेटेड की जगह अगर एनहाइड्रस लेंगे तो एनहाइड्रस बेरियम परऑक्साइड के ऊपर बेरियम सल्फेट की एक कोटिंग आ जाती है जो कि फर्दर रिएक्शन को प्रोसीड नहीं करने देगी। तो इसलिए हम यहाँ पे लेंगे हाइड्रेटेड बेरियम परऑक्साइड BaO2, और इसको रिएक्शन कराएंगे जब हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, इट विल गिव बेरियम सल्फेट जिसे रिमूव कर लेंगे हम फिल्ट्रेशन के थ्रू, और हमें साथ में मिलेगा हाइड्रोजन परऑक्साइड का सॉल्यूशन। अगर हम यही रिएक्शन फॉस्फोरिक एसिड के साथ कराते हैं H3PO4 के साथ, तो पहले तो हमें मिलेगा बेरियम फॉस्फेट, और बेरियम फॉस्फेट के साथ हम अगर दोबारा सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन करेंगे, उस मतलब रिएक्शन में अगर सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे तो इट विल फॉर्म बेरियम सल्फेट, और साथ में हमें फिर से हमारा फॉस्फोरिक एसिड रीजनरेट हो जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पे अगर पूछा जाता है कि सल्फ्यूरिक एसिड और फॉस्फोरिक एसिड में आपको किसको प्रेफरेंस देना है इस रिएक्शन को कराने के लिए, तो आपको प्रेफरेंस देना है फॉस्फोरिक एसिड को। क्यों? क्योंकि जब आप सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कराते हो बेरियम परऑक्साइड का, तो साथ में बच्चों कुछ इंप्यूरिटी, सॉल्युबल इंप्यूरिटी के रूप में बेरियम पर सल्फेट भी बनता है, और वो जो बेरियम पर सल्फेट होता है वो जो ये H2O2 होगा इसे डिकम्पोज कर देगा, मतलब रिएक्शन का जो यील्ड होगा उसे कम कर देगा। तो आइए देखते हैं सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड इन लैब, जिसे हम मर्क्स प्रोसेस कहते हैं। मर्क्स प्रोसेस में क्या करना है बच्चों, आपको बेरियम परऑक्साइड और वाटर का जो एक सॉल्यूशन होगा इसमें आप पास करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का करंट। कार्बन डाइऑक्साइड का करंट का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होगी उसे हम फ्लो कराएंगे, तो हमें मिल जाएगा हाइड्रोजन परऑक्साइड का एक सॉल्यूशन और साथ में उसके अंदर इनसॉल्युबल बेरियम कार्बोनेट।
तो आइए देखते हैं इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ H2O2। अगर हमें लार्ज स्केल में हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बनाना होगा तो हम क्या करेंगे, हम 50% जो सॉल्यूशन होगा सल्फ्यूरिक एसिड का उसका करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस, और इलेक्ट्रोलिसिस करने पे हमें मिलेगा पर डाई सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2S2O8। और अगर हम उसको डिस्टिलेशन करते हैं वी विल गेट 30% सॉल्यूशन ऑफ H2O2। ये रहा आपका इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड का। जब हम इसको इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो ये ब्रेक होता है H प्लस में और सल्फेट HSO4 माइनस में बाई सल्फेट। तो यहाँ पे देखिए मैं क्या करूँगा, इस रिएक्शन के लिए मैं कैथोड लूँगा कॉपर की क्वाइल एज अ कैथोड, और प्लेटिनम का जो रॉड होगा मेरा वो बिहेव करेगा एज एनोड। तो ये होता क्या है कि जो ये पॉजिटिव आयंस होते हैं ये नेगेटिव टर्मिनल यानी कि कैथोड पे जाएंगे, ये देखिए, और जो ये नेगेटिव आयंस होते हैं ये मूव करेंगे एनोड पे जो कि पॉजिटिव टर्मिनल होता है। और यहाँ पे देखिए हमें पता है, हमेशा याद रखिएगा बच्चों, सी आर का मतलब कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होगा, रिडक्शन का मतलब एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आप देख पा भी रहे होंगे कि जो कैथोड है उस पर जो H प्लस होगा उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, मतलब एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिडक्शन हो रहा है, एंड इट विल फॉर्म हाइड्रोजन गैस। जबकि एनोड इज द साइट ऑफ ऑक्सीडेशन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो बाई सल्फेट था उससे बन रहा है पर डाई सल्फ्यूरिक एसिड जो कि हाइड्रोलिसिस करने पे मुझे दे रहा है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड यानी कि H2O2। तो ये रहा आपका लास्ट इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। इसमें आपको क्या करना है, 2 इथाइल एंथ्राक्विनोल लेना है, और 2 इथाइल एंथ्राक्विनोल का जो आप मिक्सचर लोगे बेंजीन और हायर अल्कोहल के साथ मिक्स कर दोगे उस मिक्सचर को, और उसको आप एयर के साथ जब ट्रीट करोगे तो इसका होगा ऑटो ऑक्सीडेशन, और ऑटो ऑक्सीडेशन में ये जो अल्कोहलिक ग्रुप होगा ये ऑक्सीडाइज होकर चेंज हो जाएगा कीटोन ग्रुप में, एंड इट विल फॉर्म 2 इथाइल एंथ्राक्विनोन, और साथ में मिलेगा आपको 1% सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, दिस वन। और ये आपका हो गया इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। तो ये रहा बच्चों आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसे हम बोलते हैं स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। देखिए आपको याद रखना है कि कॉमर्शियली जब भी हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की स्ट्रेंथ की बात करते हैं हम वॉल्यूम स्ट्रेंथ की बात करते हैं। वॉल्यूम स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है बच्चों, आपने देखा होगा कि अक्सर क्वेश्चन आते हैं व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ 10 वॉल्यूम H2O2, 20 वॉल्यूम H2O2 या 30 वॉल्यूम। आपको वॉल्यूम दिया रहेगा मतलब वॉल्यूम स्ट्रेंथ दिया रहेगा, उसका आपको नॉर्मेलिटी पूछ सकता है, मोलैरिटी पूछ सकता है या परसेंटेज स्ट्रेंथ पूछ सकता है। तो इसके बड़े बड़े क्वेश्चंस आपके नीट IIT JEE की एग्जामिनेशन में साथ बोर्ड एग्जामिनेशन में भी आते हैं। आपको करना क्या है, आपको बस कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज याद रखने और आपका ये डाउट एकदम हमेशा के लिए क्लियर। देखिए वो फॉर्मूला क्या है, अगर आपको वॉल्यूम स्ट्रेंथ पता करना, आपको नॉर्मेलिटी दिया हुआ है, आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5.6 से। इसी का रिवर्स, अगर आपको नॉर्मेलिटी पता करना है बच्चों और आपको वॉल्यूम स्ट्रेंथ दिया है तो आप क्या करेंगे, आप उसको डिवाइड करेंगे 5/6, जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बताया था। अच्छा एक और बात, इसी नॉर्मेलिटी का अगर मैं वैल्यू को पुट करूं तो मेरा जो एक फॉर्मूला निकल के सामने आता है वो ये है कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज इक्वल टू 5/6 इनटू परसेंटेज स्ट्रेंथ डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2O2 जो कि 17 होता है मल्टीप्लाई बाय 10। तो ये सेकंड फॉर्मूला इसी से डिराइव किया गया, इसको भी आप याद रखेंगे। फिर देखिए अगर हम बात करेंगे वॉल्यूम ऑफ स्ट्रेंथ पता करना, अगर आपको मोलैरिटी दिया हुआ है तो आपको कुछ नहीं करना, आपको बस मोलैरिटी को मल्टीप्लाई कर देना 11.2 से, आपका आ जाएगा वॉल्यूम स्ट्रेंथ। और एक और चीज, अगर मैं मोलैरिटी को एक्सप्लेन करूं, इलैबोरेट करूं, सो वी कैन राइट वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज इक्वल टू परसेंटेज स्ट्रेंथ जो भी दिया रहेगा उससे आप डिवाइड करेंगे मॉलिक्यूलर वेट जो कि इसका 34 है मल्टीप्लाई बाय 10। और फाइनल आपका जो फॉर्मूला है बच्चों जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि परसेंटेज स्ट्रेंथ को वॉल्यूम स्ट्रेंथ में कैसे चेंज करें। जैसे कि अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि 10 वॉल्यूम H2O2 का परसेंटेज बताइए, या 30 वॉल्यूम H2O2 का कितना परसेंटेज होगा, कितना परसेंटेज स्ट्रेंथ होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, जितना भी आपको वॉल्यूम स्ट्रेंथ दिया रहेगा उससे आप मल्टीप्लाई करेंगे 17/56 से, आपका परसेंटेज स्ट्रेंथ निकल जाएगा। ये फॉर्मूलाज आप जरूर नोट कर लें, ये एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके बड़े से बड़े क्वेश्चन को 2 सेकंड में, चुटकियों में सॉल्व कर देगा। तो आइए इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल करते हैं। आपको क्वेश्चन दिया व्हाट इज द परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ 20 वॉल्यूम H2O2। आपका ये क्वेश्चन है, आपको परसेंटेज स्ट्रेंथ पता करना है, जिसमें अक्सर बच्चे पूरा रिएक्शन लिखते हैं, उसके बाद वॉल्यूम NTP पे जाते हैं, उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं, बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। आपको डायरेक्ट लगाना है फॉर्मूला, आपका टाइम कंज्यूम बहुत ज़्यादा आप नहीं करोगे। देखिए अगर आपको परसेंटेज स्ट्रेंथ पता करना हो, ये 20 वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम स्ट्रेंथ तो दिया हुआ है, तो आप डायरेक्ट हमारा फॉर्मूला नंबर 3 लगाएंगे 17
18 डिवाइड बाई 56 मल्टीप्लाई वॉल्यूम स्ट्रेंथ, तो आपका वॉल्यूम स्ट्रेंथ 20 है, आपने इसको सॉल्व किया, आपका आंसर आ गया 6.07। ये हो गया। इन केस बच्चों मान लो अगर इसी क्वेश्चन में कुछ और ज्यादा उसने पूछा होता नॉर्मेलिटी पता करना है 20 वॉल्यूम H2O2 का, तो जो आपने स्टार्टिंग में देखा था कि अगर आपको 20 वॉल्यूम H2O2 का नॉर्मेलिटी पता करना है, आपका फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ डिवाइड बाई 5.6, आपका आंसर आ गया 3.58 नॉर्मेलिटी। अगर इसका मोलरिटी पता करना है, फॉर्मूला जो आपने देखा था वॉल्यूम स्ट्रेंथ डिवाइड बाई 11.2, आपका मोलरिटी भी आ गया 7.7 m। तो इतना आसान आपका काम हो गया, बड़े से बड़े क्वेश्चन आप चुटकियों में कर लेंगे, बस आपको वो 3 फॉर्मूलाज याद रखने। तो आइए अब हम देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ H2O2। इससे भी कभी कभी एक दो क्वेश्चन आ ही जाते हैं। देखिए बच्चों याद रखेंगे आप, H2O2 जो प्योर फॉर्म में होता है वो एक सिरप जैसा गाढ़ा लिक्विड होता है जो कि लाइट ब्लू कलर का होता है। सेकंड, ये डायामैग्नेटिक होता है, मतलब अगर आप इसे मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं होगा क्योंकि इसके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते, सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते हैं। थर्ड हम बात करेंगे बेटा, इसकी जो फ्रीजिंग पॉइंट होती है वो -0.5 डिग्री सेल्सियस होती है और इसकी डेंसिटी होती है प्योर स्टेट में 1.4। इसका डाइपोल मोमेंट होता है 2.1 डायोप्टर। और इसके बाद मैंने आपको इस कहा भी था कि इसकी ऑटो ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी होती है जिसके वजह से हम इसको यूज नहीं कर सकते हैं पोलर सॉल्वेंट के रूप में। बच्चों पोलर सॉल्वेंट के रूप में यूज ना करने का मतलब है कि ये खुद से ऑक्सीडाइज हो जाएगा, अपने आप ऑक्सीडाइज हो सकता है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है एसिडिक और बेसिक दोनों मीडियम में। इसके बाद देखिए प्रॉपर्टी नंबर 6, ये डिकम्पोज होता है। अगर मान लीजिए इसके ऊपर लाइट पड़ती है तो ये डिकम्पोज हो जाएगा, टूट जाएगा। और खास करके अगर इसको हम किसी मेटल के कंटेनर में या ग्लास के कंटेनर में रखते हैं तो ग्लास या जो मेटल सरफेस होता है वो तो कैटलिस्ट की तरह बिहेव करेगा इसको ब्रेक करने में, इसको डिकम्पोज करने में। इसीलिए इसको हमेशा हम लोग अगर किसी ग्लास या प्लास्टिक के बर्तन में रखते हैं तो हम इसके उस ग्लास के ऊपर जो है एक वैक्स की कोटिंग लगा देते हैं ताकि वो डिकम्पोज ना। और दूसरी अच्छी बात बच्चों कि इसे लाइट में भी नहीं रखना क्योंकि लाइट में भी ये ऑटो डिकम्पोज हो जाएगा, ये टूट जाएगा H2O+O2 में, तो इसीलिए हम लोग इसे डार्क में रखते हैं, स्टोर करते हैं। और एक और बात, अगर मुझे इसको स्टोर लंबे समय तक करना तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूरिया को बच्चों यूज किया जाता है एज अ स्टेबलाइजर। यूरिया का यूज होता है मतलब इसको स्टेबल रखने के लिए, इसको डिकम्पोज होने से बचाने के लिए। और अब जाते जाते हम देखेंगे H2O2 का स्ट्रक्चर। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं गैसियस फेज में और सॉलिड फेज में H2O2 देखने में एक ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज होता है जिसकी वजह से इसका नाम रखा गया पर ऑक्साइड। और इसमें जो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है मैंने आपको बताया भी था कि -1 होता है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं गैसियस फेज में जो डाईहाइड्रल एंगल होता है वो ज़्यादा होता है 111.5 डिग्री, वेयर एज सॉलिड फेज में इसका डाईहाइड्रल एंगल क्या होता है 90.2 डिग्री। डाईहेड्रल एंगल कहते किसे बच्चों, अगर दो प्लेन्स हैं तो उन दो प्लेन के बीच का जो एंगल होता है उसे हम बोलते हैं डाईहेड्रल एंगल। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर, इसे आप नोट कर लें और जरूर याद रखें, आपके आने वाले एग्जामिनेशन में ये आपको बहुत काम आने वाला है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।